Welcome back everybody. I hope everyone is safe and doing great. So today we are going to continue with the same chapter, the chapter 1 of chemistry, that is chemical reactions and equations. ठीक है? So last class में I hope आप सभी को मज़ा आया होगा and आप सभी को जो हमने बातें डिस्कस करी थी, सिंपल सी कुछ बातें, वो सब समझ में भी आई होंगी. If you have any doubts, queries, you are most welcome to ask in the live chat section or in the comment section of this video or the previous one. ठीक है? So पहले हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि पिछले लेक्चर में जो बातें हमने की थी उसमें से कितनी चीज़ों का रिटेंशन आप लोगों के ब्रेन में रहा. The first question I have for you, and I want everyone to be actively a part of this class, which is hardly going to be of around 40 minutes, और सिर्फ वीक में हमारा एक लेक्चर होने वाला है. So we have to make the most of this time, right? So if you are present here, please be present mindfully. It's going to be smart work for you. ठीक है? There are two things I hope you know: hard work and smart work. हमें बचपन में, मैं भी जब आई वॉज ग्रोइंग अप इन स्कूल लाइफ, सारी किताबों में और हम जो इंग्लिश हिंदी के एसेज लिखते थे उसमें देयर वाज दिस कि हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क, बहुत परिश्रम करना चाहिए लाइफ में. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट टुडे द थिंग विच इज़ इन इज स्मार्ट वर्क. मतलब उतने ही टाइम में अगर एक इंसान की एफिशिएंसी या आउटपुट ज़्यादा है, 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें देर इज़ वन पर्सन जो हाफ हार्टेडली यहाँ बैठा है जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ने बिठा दिया. इफ़ दैट इज़ द केस प्लीज़ गो आउट एंड प्ले, या घर पर ही आप इंडोर गेम्स खेलें, और जब आपका ब्रेन फ्रेश हो देन प्लीज़ कम अप हियर, राइट? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू बी हैविंग अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट. अगर आपको ये लेक्चर देखना है सो प्लीज़ बी कम्प्लीटली माइंडफुली प्रेजेंट एंड बी इंटरैक्टिव. जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपको उसको आंसर करना है, तभी आपका फ़ायदा होगा और तभी यू विल एन्जॉय द लेक्चर ऑल्सो. ठीक है? सो आई होप एवरीवन प्रेजेंट हियर माइंडफुली and we are ready to take the journey forward. The first question I have for you is, हमने एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस करी थी which helps us to differentiate between a physical change versus a chemical change. अभी मैं इक्वेशन और रिएक्शन पे तो जा ही नहीं रही. फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. आई वॉन्ट everyone to please respond to this in your live chat section or in the comments which are present below the video. बताइए मुझे, क्या हमने ट्रिक डिस्कस करी थी जो हमें हेल्प करती है पता लगाने में कि ये फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है? What was the trick? Okay? Yeah. So I'm happy that a lot of you have given the right response, and that is CST, and one arrow ऊपर and one नीचे, right? So let us try to elaborate the basic trick. C is color में कोई change, S is state में change, T is temperature, ऊपर means evolution of a gas and नीचे means formation of a precipitate. अगर इन पांचों में से any one out of these 5 if it is present, that means it is indicating कि यहाँ पर कोई chemical change हुआ है, right? Okay, good. फिर आई होप आपके माइंड में बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी. ये तो हमने केमिकल चेंज डिस्कस कर लिया. सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड केमिकल चेंज वर्सेस एक दूसरा टर्म हमने जो पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल चेंज था. नंबर 2 बात की थी केमिकल रिएक्शन वर्सेस तीसरा टर्म क्या था? जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग भी आंसर करें. यस, इट वाज केमिकल इक्वेशन. एब्सोल्युटली. ठीक है? सो केमिकल चेंज तो हमने डिस्कस करा, एनी चेंज जहाँ पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें या कलर या स्टेट या टेम्परेचर का चेंज होता है, या देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ गैस और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ठीक है? एंड द केमिकल चेंज इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल. इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल. दूसरी बात अब आती है केमिकल रिएक्शन. कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है. ठीक है? And the third modality, which was chemical equation. What is a chemical equation? It is a symbolic representation. It is a symbolic representation of any chemical reaction where the reactants
are written on the left hand side, the products which are formed are written on the right hand side, and बीच में connecting the two we have the arrow जो हमें point करता है the direction of the chemical reaction. ठीक है, so that's great, right? You guys have a good retention, so that's good. You have good brains, brainy smart people we have with us. Okay, and last question पुराने lecture में से let's try to recapitulate. कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको बताए थे बेसिक, कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस बताए थे? How many types of chemical equations we had discussed? 1, 2 or 3 or 4? How many types of chemical equations? 3 types of chemical equations, right? Okay, and let's try to name them also again. ठीक है, 3 टाइप के थे. The first very basic जहाँ पर आप literally English के words पूरे लिखते हो, like calcium oxide reacts with water and gives calcium oxide. Sorry, calcium oxide reacts with water and gives calcium hydroxide. So एक चीज़ थी हमारी word equation. इसको फिर हमने और थोड़ा सा शॉर्ट करा, जहाँ पर सिर्फ सिंबल्स लिखे, कैल्शियम ऑक्साइड ना लिखकर CaO लिखा. तो इस टाइप से जो था दैट वाज योर स्केलेटल इक्वेशन. और तीसरा जो एक्चुअली हर जगह पूछते हैं और जो आपको अपने एग्जाम्स में लिख के आना है, दैट इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास and trying to summarize the whole thing. Now let us start with today's lecture and हम discuss करेंगे NCERT की activity 1.3. Let's see activity क्या हमसे कह रही है. ठीक है, I'm reading for you. अगर आपके पास भी NCERT है you can keep the book open, या आप चाहें तो full on lecture पे ध्यान दे के सुने. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. ठीक है, zinc granules आपको थोड़े से लेना है. नंबर 2, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब में जब काम करोगे 11th-12th में अगर आप लेते हैं, सो 99% आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही रिएक्शंस करते हो. बहुत ही कम कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं. तो आपने डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया. यहाँ पर हमारी टेस्ट ट्यूब है और दिस इज द टेस्ट ट्यूब. वी हैव द जिंक ग्रैन्यूल्स और उसमें हमने क्या डाला? एसिड. डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट, कोई सा भी एसिड, HCl, H2SO4, HNO3 जो आप चाहो. ठीक है, यहाँ पर HCl या H2SO4 लिखा है. सो लेट्स स्टिक विद द NCERT. अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल टिप. आप कैसे एसिड ऐड करते हो? लाइक इसमें आपने एसिड पकड़ा हुआ है, एसिड की बोतल, एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब. सो यू ऐड लाइक दिस? नेवर एवर. यू हैव टू हैव अ टिल्टिंग. ये अगर आपकी बॉटल है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉटल है हमारी जिसमें हमारा एसिड स्टोर्ड है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इंक्लाइन करके टिल्ट करके रखते हैं ताकि जो भी एसिड है वो स्लोली ट्रिकल डाउन करे अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब और हमारे हाथों पे इधर उधर एसिड कहीं भी लीक ना हो. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू ट्राई टू ऐड एसिड इन द टेस्ट ट्यूब जहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है जी हाँ, क्वेश्चन लिखा है, हैंडल द एसिड विथ केयर. नंबर 3, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? क्या होता है जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास? देर आर सम बबल्स विच आर सीन, क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है. टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? थोड़ा सा वार्म हो जाता है बिकॉज हीट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो ये हमारी जो एक्टिविटी है इससे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन होते हैं. उसका एक एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी थी, उसी तरह NCERT ने एक और एक्टिविटी सपोर्ट करने के लिए दी है. तो आप मुझे बताइए इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए. जिंक मतलब व्हाट इज सिंबल ऑफ जिंक? आई होप एवरीवन नोज दिस, वेरी बेसिक. Zn इज जिंक. ओके, HCl Cl छोटा. ओके, क्या बनेगा? वेरी सिंपल. आप मतलब आपका गट फीलिंग आपको बता रही है कि भाई जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस बनेगी. ठीक है, इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं लग रहा. तो जिंक प्लस HCl जो हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया है ये हमें देगा ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस.
ये जो गैस इवॉल्व हुई थी इसकी वजह से हमें बबल्स मिल रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये बैलेंस्ड है? लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें H भी एक है, Cl भी एक है, राइट हैंड साइड पे 2 Cl हैं और 2 H हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 2 H 2 Cl 2 H 2 Cl, एक जिंक, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आप मुझे इसका वो भी बताएं, हमने डिस्कस करा था केमिकल इक्वेशन को हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो हम उसकी फिजिकल स्टेज भी लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चीज़ होती है एक्वस। सो जिंक क्या लग रहा है आपको? जिंक ग्रैन्यूल्स ऑब्वियसली सॉलिड है। HCl एक्वस, क्यों? क्योंकि HCl को वाटर में डिसॉल्व करा हुआ है, डाइल्यूट फॉर्म है। जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, एक्वस फॉर्म। एंड H2 हमारी गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो रही है, H2 गैस। ओके, सो बहुत सिंपल है ये। अब आपसे एक चीज़ पूछेंगे, वो क्वेश्चन, ठीक है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन 1 मार्क में। हाउ विल यू टेस्ट दिस H2 गैस? हमारी जो H2 गैस इवॉल्व हुई है, हाउ कैन वी टेस्ट दिस H2 गैस? एनी आइडिया? हाउ विल यू टेस्ट दिस H2 गैस? H2 गैस जो होती है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती है। कंबस्टिबल मतलब आसानी से आग पकड़ लेती है, ठीक है, इट इज़ कंबस्टिबल। तो हमारी जो H2 गैस है वो कंबस्टिबल है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, हमारा जो टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे थे, जिंक ग्रैन्यूल्स थे, HCl था, और H2 गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। H2 गैस इज कमिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना होता है, एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल, आप कुछ भी ला सकते हैं, उसको रखते हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम रखते हैं उसको, एंड व्हाट हैपेंस, द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है। हाउ विल यू टेस्ट H2 गैस? इट इज़ कंबस्टिबल। तो आपका ये जो टेस्ट ट्यूब था, यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो रही थी, और हम एक बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो द मैच स्टिक बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। क्यों बर्न विद अ पॉप साउंड? एंड देन द मैच स्टिक गोज ऑफ। तो आप तो कहोगे मैम हम तो एक बर्निंग मैच स्टिक को लाए थे और थोड़ी देर बाद मैच स्टिक बुझ गई, बस एक पॉप जैसी आवाज़ आई। दैट पॉप, माय डियर फ्रेंड्स, इज नथिंग बट अ मिनी एक्सप्लोजन। यही फायर क्रैकर्स में आप यूज़ करते हो, ज़्यादा हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, ज़्यादा खतरनाक आपको दिखती है आतिशबाजी, पर यहाँ पर इट्स लाइक अ मिनी एक्सप्लोजन। सो द पॉप साउंड दैट यू आर गेटिंग, एक्सक्यूज मी, सो द पॉप साउंड दैट वी आर गेटिंग, इट इज़ अ मिनी एक्सप्लोजन, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन गैस नहीं थी, तो एक पॉप साउंड के साथ मिनी एक्सप्लोजन होता है, और फिर हाइड्रोजन गैस इनफ नहीं है टू सस्टेन द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, सो द मैच स्टिक विल गो ऑफ आफ्टर दैट, ठीक है। सो ये हमने अच्छे से चर्चा करी इस पे। एक्टिविटी नंबर 1.3। 1.2 जो है उसका अभी रेलेवेंस नहीं है, जब हम 1.2 वापस आएगी और तब मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इन द कमिंग लेक्चर्स। अभी उसका रेलेवेंस एक्टिविटी 1.2 का नहीं है, तो 1.2 का नहीं है रेलेवेंस, बट 1.3 थी, हमने पूरी डिस्कस करी। अब हम फिगर पे आते हैं, ये आपका दिया हुआ है फिगर 1.2 एक्टिविटी, अभी जिंक ग्रैन्यूल्स वाली, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको नीचे, लेबलिंग देखिए साथ ही साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स हमको दिख रहे हैं नीचे, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ओके। फिर हमने डाइल्यूट उसमें H2SO4 एसिड ऐड करा, कोनिकल फ्लास्क, आप टेस्ट ट्यूब कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर वी आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इन्होंने कॉर्क और एक छोटा सा ग्लास ट्यूब अटैच करा, क्यों? क्योंकि पता है आपको कि रिएक्शन में H2 गैस का अमाउंट कम ही है, तो ताकि वो ऐसे एकदम से उड़ नहीं जाए, वेस्ट नहीं हो जाए, तो आपने कॉर्क लगा के उसको सेफली बंद करा, और एक पतला सा ग्लास ट्यूब है जिसके थ्रू हाइड्रोजन गैस आराम से धीरे धीरे निकलेगी, और आप जब तक अपना आराम से बर्निंग मैच स्टिक उसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे ला सकते हो। तो आपके लिए कन्वीनियंट करने के लिए ये छोटा सा एक एडिशन करा, दैट यू हैव अ कॉर्क एंड इसके थ्रू एक ग्लास ट्यूब पास कर रहा है, ठीक है, ताकि एक्टिविटी आराम से हो और हाइड्रोजन गैस एकदम से उड़ ना जाए, ठीक है। अब हम रीड करते हैं यहाँ से ये पैराग्राफ। फ्रॉम दी अबव एक्टिविटीज we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. वही लिखा हुआ है, C is your color, S is your state,
T इज योर टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस ऊपर या फॉर्मेशन ऑफ PPT नीचे, तो वही CST की बात NCERT ने बाद में जाके की, ठीक है, फिर कुछ नहीं है, हो गया। ओके, नाउ वी हैव केमिकल इक्वेशंस, ये भी हमने पिछली क्लास में बात कर ही ली थी, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम रीड करते हैं NCERT क्या कह रहा है। जो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी की बात हो रही है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस वी नो, व्हाइट कलर का जो ऐश फॉर्म हुआ था वॉच ग्लास में, वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। So this description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. तो first चीज NCERT ने क्या describe करी, जो हमने देखा था 3 टाइप के equations. The first one was your word equation. ये था word equation. NCERT is also talking about the same. That is your word equation. पूरा लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हमें पता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे रहते हैं ये है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों ही, मैग्नीशियम की बात करो या ऑक्सीजन की, बोथ ऑफ दीज आर आर रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं हम इसको LHS पे, दीज आर योर रिएक्टेंट्स। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बाद में बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट्स फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अ वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, बाकी सब सेम लगा है, किसी भी चीज़ को ऑब्वियसली आप प्लस साइन यूज करते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके। एंड एरो क्या बताता है, एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेशन या रिएक्शन। तो ज़्यादातर रिएक्शंस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, पर मैंने आपको बताया था कभी कभी रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है और वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है, वो सब बातें मैंने बता दी थी एक्स्ट्रा, ठीक है, अभी आपके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ स्टार्टिंग अ नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक, दैट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम को Mg से अब लिखा, ऑक्सीजन को शॉर्ट में O2 लिखा उसके सिंबल यूज करके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO करके लिखा। दैट मीन्स ये अब NCERT टाइप 2 दैट इज स्केलेटल इक्वेशन की बात कर रही है, जो उसने लिखा है 1.2, ये कुछ नहीं है, इट इज योर सिंपल स्केलेटल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद नेक्स्ट किस पे आ गए हम लोग, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, आई एम नॉट रीडिंग द होल थिंग, ओके। अब मेन बात क्या है NCERT, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसको रीड करते हैं। यस, 9th में आप सभी ने पढ़ा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। यस, सो वी ऑल नो वेरी वेल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हमको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपने जितना रिएक्टेंट्स के मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया है उतना ही प्रोडक्ट्स का रिस्पेक्टिवली मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिलना चाहिए, बिकॉज मास कहीं भी बीच में आपका गायब नहीं हो सकता, जितना रिएक्टेंट्स का था मास उतना ही टोटल प्रोडक्ट्स का मास होगा, और इंडिविजुअली हर एलिमेंट का मास कंजर्व होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके टोटल मिला के 2 मोल्स होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे किसी चीज़ के 6 मोल्स हैं तो राइट हैंड साइड पे भी 6 मोल्स होने चाहिए। सो ये हम आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। सो मास, ये सारी बात की उसने इस पैराग्राफ में, यही कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो गई। फिर उसने वही करा, अब सिंपल आपको समझाने के लिए क्या लिखा उसने, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये आपके लिए गोल्डन लाइन है। बैलेंसिंग का बेसिस क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट यानी हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन का एक एटम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जिंक के मान लीजिए कहीं 2 एटम्स हैं तो राइट हैंड साइड पे भी जिंक एलिमेंट के 2 एटम्स होने चाहिए। सो दिस इज द बेस लाइन फॉर बैलेंसिंग, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS शुड रिमेन सेम, ठीक है। तो ये आपसे कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाई डू यू नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो आप यही पूरा समझाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द 2 साइड्स शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ओके।
अब वो कौन सी बात कर रहा है, अब उसमें एक्टिविटी जो जिंक वाली अभी एक्टिविटी हमने देखी तो वो वाली बात कर रहा है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये क्या लिखा उसने, वर्ड इक्वेशन, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। अनदर एग्जाम्पल, एक मैग्नीशियम वाली एग्जाम्पल दी एक्टिविटी की, अब दूसरी जिंक वाली एक्टिविटी को फिर पूरा समझा रहा है। तो वर्ड इक्वेशन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड, जो भी आप ले रहे हो रिस्पेक्टिवली, प्लस H2 गैस दैट इज हाइड्रोजन। इसी चीज़ को फिर उसने स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, सिर्फ सिंबल्स यूज़ करे, हर एलिमेंट के उसने सिंबल्स यूज़ करे। जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज योर H2SO4 एंड जिंक सल्फेट क्या बनता है, ZnSO4, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आई होप आपको पता होगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, ठीक है, तो दोनों क्रॉस ट्रांसफर होते हैं, पर यहाँ पर दोनों 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ZnSO4 ही रहा। एंड हाइड्रोजन दैट इज H2, नॉट हाइड्रोजन, अकेला H कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन गैस विच इज डाई एटोमिक दैट इज H2, लाइक O2, H2, N2, ठीक है। तो ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन हो गया। अब हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी ने क्या करा, आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, स्पेशली अभी अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो हम एक क्विक शॉर्ट टेबल की मदद से अपनी बैलेंसिंग को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टेबल में आप इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। जिंक पहला एलिमेंट है जिंक, तो आपने टेबल में क्या लिखा, जिंक ऐड कर दिया, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट के यहाँ पर हमारा जिंक था, तो आपने टेबल में क्या करा, जिंक लिख दिया। फिर दूसरा आपको हाइड्रोजन दिखा, अभी सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है। H2SO4 में 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, S मतलब सल्फर है और O मतलब ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन है H लिख दिया, S मतलब सल्फर है तो आपने यहाँ पर S सल्फर लिख दिया, और O मतलब ऑक्सीजन है तो उसको हमने O ऑक्सीजन लिख दिया। ये हमने एलिमेंट वाली कैटेगरी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए, यही हैं एलिमेंट्स 4, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी चीज़ों का ऑर्डर चेंज हो गया है, जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 बन गया है, पर एलिमेंट्स तो वही 3 हैं। लेट्स सी, जिंक है यस, सल्फर है यस, ऑक्सीजन है यस और हाइड्रोजन है यस, ठीक है, ओके। सो उसने क्या करा, जिंक के एटम्स लिखे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं जिंक के टोटल, और राइट हैंड साइड पे टोटल कितने हैं, तो आप मुझे बताइए इस इक्वेशन में। जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, राइट हैंड साइड पे भी 1 है, ZnSO4 यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ओके। अब दूसरा हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एलिमेंट्स, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, सो हमने 2 एटम्स लिखा, राइट हैंड साइड पे भी H2 गैस है मतलब 2 एटम्स हैं, सो ये भी 2 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फर, लेफ्ट हैंड साइड H2SO4, यहाँ पर सिर्फ एक सल्फर है, ठीक है, यहाँ पर एक ही सल्फर है, कि एक सल्फर, यहाँ पर भी एक सल्फर, तो सल्फर का 1 हो गया, यहाँ पर भी सल्फर का राइट हैंड साइड पे 1 ही एटम है, सिंगल एटम है। और लास्ट हमारा क्या बच रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे O4, तो ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, और राइट हैंड साइड पे भी O है 4 टोटल, तो यहाँ पे भी हमने 4 लिख दिया, सिंपल। ये बैलेंस्ड ही, इसको फर्दर आपको बैलेंस करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। सो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो, बट लेट मी टेल यू, अभी आप नया सीख रहे हो, कुछ टाइम आपको कुछ दिन टेबल बना के हो सकता है हेल्प मिले, नहीं तो यू गेट इनटू द हैबिट, बिकॉज पूरी केमिस्ट्री में आपको थ्रू आउट बैलेंसिंग तो करना ही, हर चैप्टर में इक्वेशंस लिखोगे उसको बैलेंस करोगे, सो यू विल वेरी मतलब ईजिली यू विल गेट द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। शुरू में आप चाहो तो टेबल की मदद ले सकते हो, नहीं तो मतलब ये सब थ्योरी की कहने की बातें हैं, एग्जाम में यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस टेबल्स, ठीक है, ओके। Now let's see what next NCERT says. ओके, अब उसने हमारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, एक इक्वेशन लिख के दिया, आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, और कहा कि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो चलिए हम सब कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने की, लेट अस क्विकली क्लियर, ठीक है, साइड बाय साइड ही हम लिख लेंगे।
ओके, सो चलिए बताइए मुझे क्या था इक्वेशन में. यस, आयरन दैट इज Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर, H2O. आयरन प्लस H2O और क्या क्या हमको मिल रहा है? Fe3O4 प्लस H2. ठीक है, यही है. लेट्स चेक. Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. बिल्कुल सही. ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी स्टेट्स भी बता देती हूँ और नाम भी बताती हूँ. वेट, ये हमारा आयरन है. Fe मतलब आयरन, H2O मतलब वाटर. पर यहाँ पर इफ़ यू नो माय डियर, ये वाटर नहीं है, ये आपका स्टीम है. क्योंकि आयरन जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि आराम से वाटर के साथ रिएक्ट करे. आपको भाप, हाई टेम्परेचर पे जो वाटर भाप के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, तभी जाके आयरन उसके साथ रिएक्ट करेगा. सो दिस इज़ इन एक्चुअलिटी दिस इज स्टीम एंड नॉट सिंपली वाटर. अच्छा, Fe3O4 इसको क्या रीड करोगे आप? चलिए, क्वेश्चन फॉर यू. Fe3O4 इसको आप क्या रीड करोगे? आई एम गिविंग यू विद ऑप्शंस, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस ऑल्सो. आपको सिर्फ चूज करना है कि आपके हिसाब से क्या बोलोगे. Fe3O4 को आई एम गिविंग यू ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस. आपके पास और कोई आंसर हो तो आप लाइव चैट में साइड बाय साइड लिखते जाइए. Fe3O4 राइट. तो एक कोई कह सकता है कि मैम दिस इज आयरन ऑक्साइड. ठीक है, आई डोंट नो, आप बताएं क्या सही लग रहा है. दूसरा कोई कह सकता है मैम दिस इज फेरस ऑक्साइड. ये थोड़ा स्मार्ट बच्चा है, इसको थोड़ा ज़्यादा पता है. फिर किसी ने कहा मैम नहीं, ये तो फेरिक ऑक्साइड है, OUSIC. किसी ने कहा ये तो फेरिक ऑक्साइड है. आई एम स्टिल नॉट दैट हैप्पी. अब किसी बच्चे ने समहाउ कहा समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी. मैम दिस इज मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड. वेल, आई एम स्माइलिंग. किसी ने कहा मैम दिस इज मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड. आई एम हैप्पी. चलिए, अब आपके पास 5 ऑप्शंस हैं. मैंने पूछा है कि जो Fe3O4 होता है, Fe3O4 इसको आप क्या रीड करोगे? Fe3O4 आपके हिसाब से इसका क्या नाम होना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल नेम. आयरन ऑक्साइड, या नंबर 2 फेरस ऑक्साइड, या नंबर 3 फेरिक ऑक्साइड, और नंबर 4 मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, और द 5th one that is mixed iron oxide. Let me know in the live chat. क्या लग रहा है आपको? मल्टीपल आंसर्स में भी करेक्ट हो सकता है, इसमें से कोई 2 या 3 भी सही आंसर्स हो सकता है एक ही सही आंसर हो. बताइए, ऑप्शंस तो मैंने दे ही दिए. What do you think about first option, that is iron oxide? Too simple. इतनी easy तो लाइफ होती तो क्या बात होती. Not iron oxide, ferrous oxide और फेरिक ऑक्साइड. इन दोनों की बात अभी मैं करूँगी. थोड़ा सा 9th का ही रिविजन है एक तरह से. आपने अगर 9th में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा व्हाट इज़ फेरस, व्हाट इज़ फेरिक. कोई बात नहीं, विल डिस्कस अगैन. ये 4th ऑप्शन में क्या लिखा है? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड. व्हाट डू यू थिंक? सही लग रहा है? बिल्कुल, ये सही आंसर है. दिस इज द राइट आंसर. व्हाट अबाउट द 5th ऑप्शन, मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड? Yes, this is also the right answer. So you have 2 answers. या आप इसको 2 तरह से बोल सकते हो. Fe3O4 या तो आप इसको कह सकते हो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, या कह सकते हैं मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड. ठीक है, अब ये थोड़ा सा फेरस फेरिक की जो बात है, ये हम देखते हैं कि इसमें क्या, इसमें ट्रिक होती है, कैसे समझ में आता है फेरस कब बोलना है, फेरिक कब बोलना है. तो अगेन एज आई सेड, लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल. और जो आयरन है वो आपको काफ़ी परेशान करेगा. आई एम टेलिंग यू, आयरन की काफ़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे आयरन के बारे में और. ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स में. तो आयरन को हम देखते हैं. आयरन की वैलेंसी क्या होती है? यस, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ आयरन? इज इट Fe+2 और इज इट Fe+3 और बोथ? The answer is both. आयरन जो होता है उसकी 2 पॉसिबल वैलेंसी होती है. Fe+2 होता है एंड देयर इज ऑल्सो Fe+3.
अब अगर हम इस डिटेल में घुस ही गए हैं, सो लेट मी बी इवन मोर स्पेसिफिक. दो चीज़ें होती हैं गाइज. वन इज योर, लेट्स यूज अ लिटिल गुड कलर. ओके, तो एक चीज़ होती है वैलेंसी, राइट. हम थोड़े से डिटेल में घुस रहे हैं बिकॉज इफ़ वी हैव टच द टॉपिक, तो फटाफट उसकी सारी जो पहलू हैं सभी पे बात करते हैं. एक वैलेंसी होती है एक टर्म, और एक टर्म ये किसी ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब आप बचपन से 7th 8th से सब पढ़ते आ रहे हैं. वैलेंसी तो पता होना ही चाहिए, ठीक है. यस, व्हाट अबाउट वैलेंसी and what about oxidation state? I'm all there for your answers. I'm waiting also. फटाफट आप टाइप कीजिए और बताइए आपके हिसाब से वैलेंसी क्या होती है. सो वैलेंसी इट इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी. ये तो किताबी बातें हो गई, ठीक है. वैलेंसी मतलब किसी चीज़ को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल. इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, ठीक है. तो वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई चीज़ गेन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज़ को लूज करना पड़ेगा टू बिकम स्टेबल. आपको लाइफ में स्टेबल होना है, यू हैव टू डू समथिंग. यू वांट अ ग्रेट जॉब, यू वांट टू गेट सेटल्ड, यू हैव टू वर्क फॉर दैट. कुछ साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी विद योर एजुकेशन, विद योर जॉब, वट एवर. आप जिस भी फील्ड में जाएं, आपको इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ेगी. ओनली देन कैन यू बिकम रिलेटिवली सेटल्ड और स्टेबल, ठीक है. तो वही जो स्ट्रगल है वो हमें डिफाइन करता है वैलेंसी. कितने इलेक्ट्रॉन्स इस चीज़ को गेन करने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं और ये स्टेबल हो जाएगा. केमिस्ट्री में एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेबल हो जाएगा मतलब इट विल हैव समथिंग कॉल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है कुछ नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. ये जो गैसेस होती हैं ना, इनका फुल्ली फिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. आउटर शेल, फुल आउटर शेल मतलब आपको पता है शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल, फिर एन शेल, ठीक है. तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो सबसे स्टेबल होती हैं, वो इनर्ट होती हैं, इसीलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. दे आर ऑलरेडी स्टेबल बिकॉज दे हैव द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एग्जाम्पल हम यहाँ पर कई बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, दे हैव अ फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट, ठीक है. यानी अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट बताइए आप मुझे. Z = 10. और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है नियॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे गाड़ी के आगे 2 सीटर ही होती है कैपेसिटी, पीछे 8 लोग तो नहीं बैठ सकते. पर नियॉन का जो के शेल और नेक्स्ट जो एल शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी भी है 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो हो गया फुल्ली फिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आउटर शेल में और गुंजाइश ही नहीं है, ना वो अब और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और ना उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना. 8 चाहिए थे, ऑप्टिमल कैपेसिटी 8 भरे हुए हैं. इट इज़ स्टेबल, इट इज़ पीसफुल, उसे किसी से रिएक्ट नहीं करना, वो नोबल गैस है या वो इनर्ट गैस कहलाई जाएगी. तो सारी जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो फिलहाल तो स्टेबल नहीं है, बट दे ट्राई टू मिमिक नोबल गैसेस. किसी तरह हम भी नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें, किसी तरह हम भी ऑक्टेट अपना फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट गेन कर लें. तो जैसे सोडियम होता है, सोडियम का Z एटॉमिक नंबर कितना होता है 11. तो उसका ऑब्वियसली EC कैसा होगा 2. फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, K शेल, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक जो बचा हुआ है, सॉरी फॉर दिस, एक जो बचा हुआ है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन KLM शेल, ठीक है. तो सोडियम क्या कर सकता है, 2,8 हासिल करने के लिए उसको सिर्फ ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको हटा देना है. और इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो सोडियम एक आयन फॉर्म करेगा +1 Na पॉजिटिव +1, ठीक है. तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई,
1, वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज टू गेट रिड ऑफ, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए अब हम सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम की जो वैलेंसी है दैट इज 1, सिंपल 1, और जो उसका OS ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज एक्चुअली +1। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, साइन भी आके लग जाता है, ठीक है। तो यही मैं आपको आयरन का समझा रही हूँ। आयरन जो है उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक +2 स्टेट और एक +3 स्टेट, वैलेंसी भी होगी 2, 2 है वैलेंसी और एक 3 है वैलेंसी। पर जब आप +2 और +3 अगर बोल रहे हो तो एट दैट टाइम बी करेक्ट एंड से इट हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 एंड +3। अगर वैलेंसी की टर्म्स में बोलोगे तो इट हैज 2 वैलेंसीज, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसीलिए आयरन जब अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या क्या रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म कर सकता है, आयरन अलोंग विद ऑक्सीजन। अगर उसका 2 वाला फॉर्म है Fe+2 फॉर्म, Fe+2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्साइड रेडिकल -2, ओके। सो +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, FeO। तो इसीलिए FeO जहाँ पर आयरन की 2 है वैलेंसी, इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, OUS आता है फेरस, ठीक है। ऐसे डैश नहीं लगाना, अभी मैं समझा रही हूँ, सो आई एम राइटिंग। अब यहाँ पर अगर आयरन का +3 फॉर्म ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये वैलेंसी 3 इधर जाएगी और 2 इधर आएगी, मतलब ऑक्सीजन की 2 आयरन के नीचे, ओके, और आयरन की जो 3 है वो ऑक्सीजन के नीचे, Fe2O3, ठीक है। और अब हम इसको क्या रीड कर सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, ठीक है। तो जो छोटी वाली वैलेंसी होती है, जैसे 2 और 3 था तो ऑब्वियसली स्मॉल यानी 2, उसको अस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडियन कल्चर है इट इज़ ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो आपके घर पे मान लीजिए कुछ गेस्ट्स आ गए, ठीक है। अब 2 और 3, आप या तो 2 पीस ले सकते हो मान लीजिए डेजर्ट के, मिठाई के, और एक 3 है, तो आप अपने लिए कम रखोगे हमेशा। तो जो 2 है, जो भी लोअर वाली वैलेंसी वो आप अपने लिए रखते हो, अस। तो फेरस मतलब लोअर वाली, आयरन में लोअर मतलब 2 है, और दूसरा वाला जो बड़ा वाला फॉर्म है जो 3 है वो 1 हो जाएगा, तो फेरस फेरिक। इसी तरह चलिए कॉपर का बताइए, कॉपर का क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, +1 और +2। तो अगर कॉपर का छोटा वाला फॉर्म है 1 वाला, तो हम उसको क्या रीड करते हैं रिस्पेक्टिवली, क्यूपरस, ठीक है। और कॉपर का जो बड़ा वाला फॉर्म है 2, दैट इज क्यूप्रिक, ठीक है। तो इसी तरह आयरन का भी था। चलिए नाउ लेट्स रैप अप द डिस्कशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो आयरन का जब +2 फॉर्म, आयरन का +2 फॉर्म ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और जो ऑक्साइड बनाता है वो है FeO, and this is simply your wait, let me write down, ferrous oxide, या NCERT ने इसको एक और तरह से लिखा है, आयरन रोमन न्यूमरल 2 ब्रैकेट में करके आयरन 2 ऑक्साइड, ठीक है। फिर आयरन का जब +3 फॉर्म कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया था, कम ऑन टेल मी फास्ट, Fe2O3। नाउ दिस वन वाज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, और इसको NCERT में आप एक और सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हो, आयरन 3 रोमन न्यूमरल ऑक्साइड। अभी जो हमने बनाया है एक्चुअली Fe3O4 है, सो यू कैन इमेजिन Fe3O4 कैसे आया हमारे पास। यस, केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा। सो आयरन का 1 और आयरन का 2 कितना हो गया टोटल, आयरन 3, ऑक्सीजन का 1 और ऑक्सीजन का 3, 1 + 3 ऑक्सीजन बन गया 4, सो बन गया Fe3O4। इसको आप क्या पढ़ सकते हो, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, या दूसरा नाम क्या था, मिक्स्ड, क्यों, क्योंकि उसका फेरस और फेरिक फॉर्म दोनों का मिक्सचर है, सो मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन के 3 ऑक्साइड्स हो सकते हैं, FeO, Fe2O3 और Fe3O4। ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, आपका जो आयरन के ओर्स होते हैं, हीमेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर, तो जो मैग्नेटाइट ओर होता है आयरन का वो होता है Fe3O4 फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम भी है, क्योंकि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं भाई, आयरन लोहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड क्योंकि 2 से मिक्स होके बना है तो मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड,
ठीक है। सो हमारा जो इक्वेशन था जो काफ़ी ऊपर है, कोई नहीं, आप इसको चलिए मुझे बताइए। लेट्स ट्राई टू रैप अप द लेक्चर। इसकी बैलेंसिंग हम अच्छे से करके ही सांस लेंगे। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो बैलेंसिंग बताओ। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास? आयरन है, नंबर 2 हाइड्रोजन है, नंबर 3 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पर हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो आयरन है वो 1 है और यहाँ पर आयरन 3 है, तो मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ। 3Fe और 3Fe, अभी आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब आप क्या देखोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चलिए देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है पर यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर 4 सामने लगा देते हैं। 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। पर अब जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 और ये 2, इसका मतलब हाइड्रोजन इफेक्टिवली हो गया 8। हाइड्रोजन हो गया 4 2 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ सामने भी 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी हो गए 8 हाइड्रोजन। हो गया बैलेंस। और ये जो वाटर है मैंने आपको बताया, सिंपल आपका वाटर नहीं है, लिक्विड। ये आयरन सिर्फ भाप या स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, सो दिस इज स्टीम। ठीक है, ओके। चलिए अब आप मुझे सभी की वो बताइए फिजिकल स्टेट्स, जो आप एक कंप्लीट आप अच्छे से एग्जाम में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। आयरन के नीचे क्या लिखोगे? S फॉर सॉलिड। वाटर स्टीम के फॉर्म में है तो लिक्विड नहीं, G गैस लिखोगे। Fe3O4 सॉलिड है, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन भी गैस है। ठीक है, एक लास्ट एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो बच्चों को परेशान करता है, ये स्टेट से रिलेटेड। मैम एक तो सॉलिड है उसमें तो कभी कोई डाउट नहीं होता, एक गैस होता है उसमें भी डाउट नहीं होता, पर एक चीज़ होती है कभी कभी एल लिक्विड वर्सेस कभी कभी AQ एक्वस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लिक्विड लिखना है और कब एक्वस लिखना है। कोई भी चीज़ अगर लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट में है और अपने नेटिव फॉर्म में है तो आप एल लिक्विड लिखोगे। पर किसी भी चीज़ को अगर वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया है तो एक्वस लिखोगे। जैसे अगर आपने NaCl का सोल्यूशन बनाया वाटर में डिसॉल्व करके, तो वहाँ NaCl के नीचे क्या लिखोगे? एक्वस। ठीक है, या अभी जो तुमने डाइल्यूट HCl लिया था जिंक वाली एक्टिविटी में, इट वॉज नॉट HCl अलोन, हमने कहा था डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट मतलब वाटर के अंदर HCl कॉन्सेंट्रेटेड लिया, थोड़ा सा वाटर में उसको डिसॉल्व करा और डाइल्यूट फॉर्म उसका बनाया, तो ये भी तो डिसॉल्व्ड है वाटर में, तो यहाँ इस HCl के नीचे भी आप AQ एक्वस लिखोगे, विच इज मोर अप्रोप्रिएट देन राइटिंग एल लिक्विड। तो लिक्विड मीन्स एनीथिंग इन लिक्विड स्टेट, बट एक्वस अगर कोई भी लिक्विड है जिसको वाटर में डिसॉल्व करा गया है तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। और ये डिफरेंस था बिटवीन राइटिंग एल एंड राइटिंग AQ, दैट इज एक्वस। अगर वाटर है तो वाटर के नीचे आप लिक्विड ही लिखते हो, पर किसी और चीज़ का अगर वाटर में सोल्यूशन बनाया है, किसी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो उसके नीचे AQ एक्वस लिखना इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी डिड टुडे। We learned a little about balancing, we learned about NCERT की activities and about the different types of chemical equations. ठीक है, so आपको जो भी doubts है, you are most welcome to write to us, to ask us and to get it cleared, right? So that was all for the day. Thanks a lot for listening patiently and all the very best. Stay blessed, stay safe.